महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है। सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद ऐसा लग रहा था मानो अगला चुनाव महिला आरक्षण के आधार पर होगा, क्योंकि कोई बाधा थी नहीं। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो चुका था। जो बाधाएं लंबे समय से चली आ रही थी वो समाप्त हो गई थी। फिर एक बात सामने आई कि जनगणना होने के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। यह आरक्षण काहे में है? लोकसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा में। इसमें आशंका कुशंका की बात कहाँ है कि महिलाओं की आबादी 50% है। थोड़ा बहुत पॉइंट में कुछ अंतर हो सकता है। क्या नई जनगणना के बाद महिलाओं की आबादी आधी न रह करके चौथाई हो जाएगी? ये तो संभव नहीं है। या अचानक महिलाओं की आबादी बढ़ जाएगी? ये भी संभव नहीं है। तो जब आधी आबादी मानी ही जाती है और आपने आरक्षण की व्यवस्था 1/3 किया है, तो 1/3 आरक्षण बिल पारित होने के तत्काल बाद क्यों लागू नहीं किया गया? और क्यों सत्ताधारी दलों के साथ साथ कुछ अन्य दलों के लोगों ने भी चुप्पी साध लिया? यह अत्यंत चिंतनीय, विचारणीय और मंथन करने योग्य विषय है। हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था। उससे 4 साल पहले 1971 में ही भारत में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं को पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व देने संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई थी। अर्थात भारत में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के विषय पर चर्चा 1971 से ही शुरू हो गई। राजीव गांधी जी के शासनकाल में महिला आरक्षण बिल पारित करने पर चर्चा जोर पकड़ी। कई बार इसका ड्राफ्ट बना, राजनीतिक दलों में एकता नहीं बन पाई। पहले विचार था कि इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। 1996 में 81वां संशोधन के तहत इसे पेश किया गया। जब देवगौड़ा जी की सरकार थी, फिर भी कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया। फिर इसको एक कमेटी के पास भेज दिया गया, वहां कुछ हल्के फुल्के संशोधन किए गए। फिर उसके पश्चात 97 में भी बिल को पुनः पारित कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ। सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो 1998 में प्रयास किया गया महिला आरक्षण बिल पारित कराने का। फिर वो सरकार 13 माह में चली गई। पुनः जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, राम जेठमलानी जी कानून मंत्री थे, तब पुनः महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन वो भी अड़ंगेबाजी के चलते पारित नहीं हो पाया। सन 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, तो इस बिल को पुनः पेश करने के लिए लाया गया। फिर एकदम एक समिति के पास भेज दिया गया। वो समिति के पास 2 साल तक रहा। 2010 में राज्यसभा से पारित भी हो गया और 173 सीटों का ड्राफ्ट बना कि कुल 173 सीटें लोकसभा की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। ये भी एक सिस्टम बनाया कि रोटेशन पे होगी। लगातार अगर 3 चुनाव हो रहे हैं तो उसमें 1 चुनाव ही महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, मतलब 1/3 का आधार बना दिया गया।
सब कुछ तय था, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हुआ। फिर 2014 में, 2019 में ये जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने भी और अन्य दलों ने भी, कांग्रेस ने भी इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण बिल पारित कराया जाएगा। कांग्रेस का ये मुद्दा बहुत पहले से ही था, 1971 से ही चल रहा था। वो लगभग सभी राजनीतिक दल महिला आरक्षण बिल के पक्ष में थे, किंतु कुछ राजनीतिक दल इसमें बड़ा संशोधन चाहते थे, जैसे जनता दल यूनाइटेड और कुछ बिहार उत्तर प्रदेश की और अन्य पार्टियां, बसपा भी उसमें कुछ हद तक के शामिल हो गई थी कुछ संशोधनों के लिए। ये संशोधनों की बात लेकर के भी असमंजस बना रहा। अब बात आती है कि बिल तो अब पारित हो चुका है, कोई गतिरोध नहीं है, फिर वर्तमान केंद्र की सरकार को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने बोला कि जनगणना के आंकड़े आने के बाद महिला आरक्षण बिल लागू होगा, उसके आधार पर चुनाव होंगे। क्यों भाई? आधी आबादी महिला वाली है। हमारे भारत में आधी आबादी तो मानी ही जाती है, अन्य देशों में भी आधी आबादी लगभग है। आधी आबादी को 1/3 आरक्षण देने के बाद आपको जनगणना का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक बात और आई, जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन व पुनर्गठन होने के बाद महिला आरक्षण बिल के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लगभग 1/3 सीटें लोकसभा में और उतनी ही अन्य राज्यों की राज्य विधानसभाओं में भी बढ़ने की संभावना है। अर्थात 1/3 सीटें जब बढ़ेगी तब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। मतलब पुरुष वर्ग की प्रधानता कहीं पर कमजोर नहीं होनी चाहिए। ये बात प्रचारित बाद के जोड़े हुए मनुस्मृति के श्लोकों में, बाद के जोड़े हुए इसलिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि महाराज मनु के टाइम की मनुस्मृति में ये बात रही होगी, बाद में जोड़ी गई है। उसमें यह आता है कि महिला को पहले शादी के पहले पिता के संरक्षण में, शादी के बाद पति के संरक्षण में, और पति के न रहने पर पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मतलब संरक्षण में रहना चाहिए। महिला को कभी भी स्वतंत्र रूप से आगे आने की बात नहीं की गई। आज ऐसा क्या हुआ? अब ये बड़ा भारी श्रेय की बात है, बीजेपी श्रेय ले रही है कि हमने पारित करा दी। पारित करा दिया तो लागू क्यों नहीं किया? किस बात का इंतजार है? क्यों महिला हितैषी बन रहे हो दिखावे के रूप में? ये बिल्कुल गलत बात है। तो अब क्या जो प्रयास हो रहे हैं, मुझे नहीं दिखता किसी भी राजनीतिक दल का ये प्रयास नहीं दिख रहा है कि महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद महिला कैंडिडेट्स कैसे सामने आएंगे। हमने हमारे सम्यक अभियान के माध्यम से ही हमने एक गुरुदेव की पाठशाला नामक एक बड़े उद्देश्य से संस्थान की शुरुआत किया 7 फरवरी 2024 को, कि हम महिला आरक्षण की मंशा के अनुरूप महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आने और इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाकर नेतृत्व स्तर को प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन यह बताते हुए मुझे पीड़ा भी हो रही है कि उस गुरुदेव की पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी पुरुष ही आ रहे हैं, महिला वर्ग नहीं आ रहा है। तो अब क्या जो चर्चा है पार्टी के नेताओं में, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं में, कि देखते हैं महिला आरक्षण कहीं ना हो जाए, अगर होगा तो फलाने की पत्नी, ढेकाने की बेटी, फलाने की बहू, मतलब पत्नी, बेटी, बहू, यही तक बात है। नेता की पत्नी, नेता की बहू, नेता की पुत्री। तो फिर महिलाओं को आरक्षण देने का औचित्य क्या? ये बड़ी बात है।
श्रीमती जमुना देवी जी का व्यक्तित्व एकदम उद्भट था, सब मानते हैं, और वे बिल्कुल साफगोई के साथ अपनी बात रखती थी। मध्य प्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही है। सन 98 में उन्होंने मुझसे चर्चा करते भी कहा था कि महिला आरक्षण बिल पारित भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, 1/3 सीटें आरक्षित हो जाएगी, लेकिन पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण करने के बाद में, नगर निकाय में आरक्षण करने के बाद में पार्षद पति, सरपंच पति, महापौर पति, अध्यक्ष पति, ये सिस्टम सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम आगे न बढ़े, महिलाएं मजबूत होकर सामने आए और उन्हें प्रतिनिधित्व का कौशल, राजनीति का कौशल दिलाने हेतु बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं सामने उभर के आए, आत्मनिर्भर महिलाएं आए। आत्मनिर्भर महिला आएगी तभी महिला आरक्षण का सही मायने में लाभ महिला वर्ग को मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं। मैंने एक महिला सम्मेलन के दौरान कहा था कि हमें अबला नहीं सबला चाहिए, दोषी निर्दोषी नहीं विदुषी चाहिए, नूर नहीं कोहिनूर चाहिए, संभावना नहीं सफलता चाहिए, संशय नहीं आशय चाहिए। जब मैंने इस बात को रखा तो दूसरे दिन इस पर तरह तरह की चर्चा हुई, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नूर चेहरे की चमक के लिए यहां उपयोग किया गया है, और कोहिनूर वो फारसी का शब्द है, ऐसा प्रकाश जो ऊंचाइयों से पूरे जग को प्रकाशित करे, मतलब पहाड़ी के समान ऊंचा प्रकाश, ये शब्द कहा गया, लेकिन ऐसा प्रकाश जो पूरे जग को प्रकाशित करे। ये कोहिनूर शब्द की परिभाषा है, सिर्फ हीरे से नहीं है कोहिनूर का मतलब। और दोषी और निर्दोषी शब्द का जो उपयोग हुआ उसको लेके बातचीत हुई। बात ये नहीं है, ये दोषी और निर्दोषी दोनों ही शब्द बेचारगी के लिए है, कि वो बेचारा दोषी है, ये बेचारी दोषी है, या बेचारी निर्दोष है, ये बेचारगी का प्रतीक है। इसलिए ये शब्द ठीक नहीं है, हमें विदुषी चाहिए। हमें संभावना ये सफल हो सकती है, ये संभावना नहीं बल्कि सफलता ही चाहिए। और हमारे आशय शब्द और संशय शब्द का अर्थ स्पष्ट करता हूं कि यह आशय का शब्द उद्देश्य के लिए है, मतलब ऐसा उद्देश्य हो कि जिसमें उस लक्ष्य को हासिल करना ही है। यह महिलाओं में हम चाहते हैं। अब पुनः मैं आग्रह करता हूं, महिला वर्ग से आग्रह करता हूं खास तौर पर, कि वे उस सिस्टम को पनपने से रोके जिसमें महिलाएं प्रॉक्सी कैंडिडेट के रूप में सामने आएगी और वे अपने पिता, पति या पुत्र के कारण जानी जाएगी। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। और ये सिस्टम तभी संभव, इस सिस्टम को रोकना तभी संभव है जब महिलाएं राजनीति के बारे में बाकायदा प्रशिक्षण हासिल करें, चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें, बेचारगी की सीमा से बिल्कुल दूर चली जाए और अपने नेतृत्व कौशल का परिचय चुनाव आने के पहले से ही देने लगे और लोग उनकी मांग करने लगे। 1/3 तो क्या 50% अगर महिलाएं प्रतिनिधित्व के लायक की हो जाती है तो यह प्रसन्नता का विषय होगा, क्योंकि आधी आबादी को आधा अधिकार तो चाहिए। 1/3 में भी क्यों संतुष्ट रहे, लेकिन पहले उस नेतृत्व क्षमता का विकास करना पड़ेगा, उस नेतृत्व क्षमता को हासिल करना पड़ेगा। और हमारा सम्यक अभियान जो हमने गुरुदेव की पाठशाला शुरू किया है, मतलब मैंने नहीं किया, मेरे अनुयायियों ने किया है, क्योंकि मुझे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और मैं लंबे समय से मीडिया
और राजनीति के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता रहा हूं, वो भी प्रशिक्षण ढकोसलेबाजी वाला नहीं। आजकल ऐसे ऐसे प्रशिक्षक आ गए हैं सभी राजनीतिक दलों में, जो प्रशिक्षण के नाम पर कोरी कल्पनाओं की बातें करते रहते हैं। वो खुद भी चुनाव जीतने लायक नहीं है ना, चुनाव जीतने का उनके पास कोई फार्मूला होता है। वो अनावश्यक बातें करते हैं जो सैद्धांतिक तो हो सकती है, लेकिन प्रायोगिक धरातल पर कहीं सही साबित नहीं होती। हम जो प्रशिक्षण देंगे वो पूर्णतः प्रायोगिक प्रशिक्षण होगा। महिलाओं से मेरा आग्रह है, आए, सामने आए, अपने भीतर नेतृत्व कौशल को लाए और सशक्त महिला होने का परिचय दे। अबला नहीं सबला बनकर उभरे, विदुषी बनकर उभरे, संभावनाओं को प्रतिपादित करे और अपने आशय को नवनिर्माण की ओर जोड़े, नव क्रांति को प्राप्त करे, सम्यक विकास को प्राप्त करे। धन्यवाद।